प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में आगे जानकारी दूंगी। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं यदि हम लेते हैं तो वे मान्यताएं इस प्रकार है, या हम यूँ कहते हैं कि अन्य बातें समान रहे वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो पहली बात यह है कि व्यापार की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात मुद्रा के द्वारा जो क्रय विक्रय किया जाता है तो उस व्यापार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है वस्तु विनिमय के सौदों में कोई परिवर्तन न हो। वस्तु विनिमय का मतलब ये है कि वस्तु देकर के बदले में वस्तु प्राप्त की जाती है, तो इन वस्तु विनिमय के सौदों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन सौदों में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की मांग में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद तीसरी मान्यता है मुद्रा और साख मुद्रा के अनुपात में स्थिरता रहे, अर्थात वैधानिक मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा, इनका जो अनुपात है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथा है कि मुद्रा की चलन गति स्थिर रहे, अर्थात मुद्रा के चलन वेग और मुद्रा की चलन गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद पांचवी है साख मुद्रा की मात्रा अपरिवर्तित रहे। हम ये भी मान कर के चलते हैं कि साख मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और छठी मान्यता है उत्पादन, विनिमय, जनसंख्या, बचत, उधार प्रथा, तरलता पसंदगी आदि समान रहे, अर्थात उत्पादन, विनिमय, जनसंख्या, बचत, उधार प्रथा, तरलता पसंदगी, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। इसके बाद हम लेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरण। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के विभिन्न समीकरण हैं। इसका कारण ये है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण में जिन बातों को लिया है उनमें भिन्नता है। जैसे प्राचीन अर्थशास्त्री मुद्रा की मात्रा का अर्थ केवल उससे लेते हैं कि वास्तविक मुद्रा जो चलन में होती थी, अर्थात जो वास्तविक मुद्रा चलन में होती थी केवल उसी को प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मात्रा या मुद्रा के परिमाण में शामिल किया है, जबकि बाद के अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की चलन गति, साख मुद्रा की चलन गति को भी मुद्रा की पूर्ति में महत्वपूर्ण घटक माना और इनको इसमें शामिल किया। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि एक दी हुई समयावधि में मुद्रा का मूल्य एक दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य दूसरी दिशा में, अर्थात एक दी हुई समयावधि में मुद्रा का मूल्य एक दिशा में चलता है जबकि वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य दूसरी दिशा में चलता है। लेकिन एक मुद्रा निर्भर अर्थव्यवस्था में इन दोनों प्रवाहों का मूल्य बराबर होना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक भुगतानों की कुल मात्रा बेची गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से संतुलित हो जाती है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि संपूर्ण मौद्रिक व्यय बराबर होना चाहिए व्यवसाय की भौतिक मात्रा इंटू औसत मूल्य के, अर्थात जो संपूर्ण मौद्रिक व्यय है ये किसके बराबर होना चाहिए, व्यवसाय की भौतिक मात्रा इंटू औसत मूल्य के। तो जो संपूर्ण मौद्रिक व्यय है ये है M, अर्थात मनी, जो कि बराबर होना चाहिए व्यवसाय की भौतिक मात्रा अर्थात T, टोटल ट्रांजेक्शन्स, और मूल्य है प्राइस P। तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा M = TP। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण इस प्रकार दिया है। इसमें पहला समीकरण है, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को निम्नलिखित समीकरण में प्रस्तुत किया है, और ये समीकरण है P = M/T। जैसा कि अभी अपन ने देखा था M = PT, और उसी समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं P = M/T, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T को तो ये आ जाएगा PT = M, या M/T = P, या M =
PT। तो ये जो चारों समीकरण हमने लिखे हैं, समीकरण ये एक ही है, इसे लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन इस समीकरण में P है सामान्य मूल्य स्तर अर्थात प्राइस लेवल P। M बराबर है देश में प्रचलित मुद्रा का कुल परिमाण या मात्रा। M है यहाँ पर मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा। T बराबर है कुल व्यापार या वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा अर्थात टोटल ट्रांजैक्शंस, कुल व्यापारिक सौदे। तो ये जो समीकरण है P = M/T, इस समीकरण में T को स्थिर मान लिया गया है। तो परिवर्तन किस में है? P और M में। तो M में प्रत्येक परिवर्तन P में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देता है, अर्थात M बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर घटेगा। तो M में प्रत्येक परिवर्तन P में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देता है। प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब ये है कि M और P दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष परिवर्तन। साथ ही ये आनुपातिक है। आनुपातिक का मतलब ये है कि मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर दुगुना हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर आधा रह जाएगा। और हम ये मान के चलते हैं कि जो T है टोटल ट्रांजैक्शन या कुल व्यापारिक सौदे, ये स्थिर हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इस समीकरण में दो प्रमुख दोष हैं। पहला है मुद्रा में केवल वास्तविक प्रचलित मुद्रा के परिमाण को लिया है, मुद्रा के चलन वेग की उपेक्षा की गई है। तो ये जो समीकरण है इसमें मुद्रा का चलन वेग शामिल नहीं किया गया है। और दूसरा दोष ये है कि साख मुद्रा व साख मुद्रा के चलन वेग की उपेक्षा, अर्थात इस समीकरण में साख मुद्रा और उसके चलन वेग को भी शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए ये समीकरण सेकंड दिया गया। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के उक्त दोषों को ध्यान में रखते हुए कुछ अर्थशास्त्रियों ने संशोधित रूप से निम्न समीकरण दिया है और ये समीकरण है P = MV/T। T क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा तो समीकरण हो जाएगा PT = MV या OP = MV। यहाँ M बराबर है प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा, तो M है यहाँ पर मनी अर्थात मुद्रा की कुल मात्रा। V है प्रचलित मुद्रा की औसत चलन गति अर्थात वेलोसिटी। O या T बराबर है कुल व्यापार या वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा या उत्पादन मात्रा जो मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय हो। तो O है यहाँ पर आउटपुट या टोटल ट्रांजैक्शंस T, तो T है कुल व्यापारिक सौदे या आउटपुट, दोनों का मतलब एक ही है। और P है यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर प्राइस लेवल, तो P है प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर। तो ये जो समीकरण हमारे सामने है PT = MV, इसके दो भाग हैं, एक है PT और दूसरा है MV। तो जो MV है ये मुद्रा की कुल पूर्ति को बताता है और जो PT है ये मुद्रा की कुल मांग को बताता है, अर्थात संतुलन की स्थिति में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति किसके बराबर है? M × V के, अर्थात मुद्रा की मात्रा को उसके चलन वेग से गुणा करें तो ये मुद्रा की कुल पूर्ति है। और मुद्रा की मांग किसके बराबर है? P × T के है, अर्थात T है कुल व्यापारिक सौदे, P है कीमत, तो कुल व्यापारिक सौदों को कीमत से गुणा करें तो ये मुद्रा की कुल मांग को बताता है। तो PT = जो MV है, इसमें PT है मुद्रा की कुल मांग, MV है मुद्रा की कुल पूर्ति। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में T या O को स्थिर मान लिया गया है। P में सभी परिवर्तन MV के परिवर्तनों से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक रूप से संबंधित है। तो इस समीकरण में हमने T को स्थिर मान लिया है, तो अगर MV में परिवर्तन होता है तो P में भी परिवर्तन हो जाता है। MV बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, MV घटेगा तो P घटेगा।
तो इस तरह से मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। तो MV के परिवर्तनों से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक रूप से संबंधित है। इसे वापस समझ लीजिए आप। इस समीकरण में T या O को स्थिर मान लिया गया है। P में सभी परिवर्तन MV के परिवर्तनों से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक रूप से संबंधित है। प्रत्यक्ष मतलब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। MV बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, MV घटेगा तो P घटेगा। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष संबंध। और आनुपातिक का मतलब यह है कि MV को दुगना कर दिया जाए तो कीमत भी दुगना हो जाएगा, और MV को आधा कर दिया जाए तो कीमत भी आधा रह जाएगा। तो ये कहलाता है आनुपातिक संबंध। तो इस तरह से P में सभी परिवर्तन MV के परिवर्तनों से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक रूप से संबंधित है। लेकिन इस समीकरण में निम्न दोष हैं। पहला है, मुद्रा परिमाण में साख मुद्रा का समावेश न करना अव्यावहारिक है। तो ये जो समीकरण है इसमें साख मुद्रा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह भी मुद्रा की कुल मात्रा को प्रभावित करती है। और दूसरा है, साख मुद्रा की चलन गति की उपेक्षा करना उपयुक्त नहीं है। तो इस समीकरण में साख मुद्रा की चलन गति को शामिल नहीं किया गया है, जो भी उचित नहीं है। तो इस तरह से ये दोष हैं, और इन दोषों को दूर करने के लिए फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया। तो अगली कक्षा में मैं आपको फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में जानकारी दूंगी।